Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Parisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम 2021 के लिए जो आपका जनरल साइंस का सेक्शन है। और इसमें मैंने आपको केमिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो करा दी है। इवन उसमें अभी हमें एक दो चीज़ें और देखनी है। फिर आपका यहाँ पे बायोलॉजी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका सेल से क्वेश्चन पूछा गया। और देखो, बायोलॉजी में ना आपकी कुछ टॉपिक है जिनकी आपको थ्योरी वगैरह पढ़नी इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए हमें थ्योरी पढ़नी भी पड़ेगी। और लेकिन इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उनकी थ्योरी करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो उनके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक है ना। और इनके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूँ। एक तो जैसे कि मुझे अराउंड 480 प्लस क्वेश्चंस हैं आपके जो एनटीपीसी में पूछे गए, ये कराने हैं। और मैं सोच रहा हूँ एक बार सल को और जो कुछ थ्योरी है वो फिनिश करा के ये क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको। इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस और है जो कि आपके एग्जाम्स है, लाइक एसएससी हो गया, रेलवेज के एग्जाम हो गए, जिनमें आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं साइंस के, ठीक है। तो वो भी करवा दूंगा, डोंट वरी। जो थ्योरी की जहाँ ज़रूरत है वो थ्योरी भी करवाऊंगा, और जहाँ पे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस है वो क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशानी लेनी नहीं है। और सल को यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? सल के बारे में। तो आ जाते हैं भाई फटाफट से नीचे। और आज आपकी क्लास नंबर 24 है। जिन्होंने 1 से 23 क्लासेस नहीं देखी है, जाकर के देख लो। इवन आपके 7 सेट भी कराए हुए हैं मैंने, वो जाकर के 7 सेट कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके आरआरबी जेई में पूछे गए थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस कर लेना एक बार, और शुरू करते हैं आज का सेशन। ये देखो भाई, अब आपको ये दिख रही होगी सेल। ये है भाई अपनी एक ह्यूमन सेल के बारे में हमें यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है। तो ये आपकी ये एनिमल सेल है। दो तरीके से इसका एक्चुअली हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक ये हो गया जिसमें कि हम बात करेंगे इसके अंदरूनी हिस्सों की, कहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। और फिर एक तरफ बात की जाती है आपकी ये जो बाहर वाला थोड़ा सा हिस्सा हो गया, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ राइबोसोम्स हैं, कहाँ आपका एसईआर है ना। ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखनी होती हैं। ये तो बस आपका एक स्ट्रक्चर है, इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले तो बात आती है कि आपकी जो सेल है, ये सेल है क्या, कहाँ से ये वर्ड आया, क्या क्या इसके पीछे डिस्कवरीज रही, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपसे सेल के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलोगे भाई? सेल आपकी क्या है? तो फिर ये है आपकी फंडामेंटल यूनिट। क्या है आपकी ये? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये इसकी सबसे शॉर्ट डेफिनेशन है कि आपकी सेल बेसिकली क्या है। तो ये लाइफ की एक फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन अगर आप इसे और डेफिनेशन के थ्रू जाना चाहो तो इसकी जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, तो ये बेसिकली आपका यूनिट होता है, ठीक है। क्या है ये? आपका फंडामेंटल यूनिट है। और एक कौन कौन सी है? तो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल भी है। ये क्या लिख दिया मैंने? स्ट्रक्चरल, ठीक है। यहाँ पे एक टी यू आएगा। स्ट्रक्चरल है, और आपकी ये फंक्शनल भी है, यानी कि फंक्शन करने के लिए भी ये बेसिक यूनिट है आपकी। और फिर स्ट्रक्चर के अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी कि जो इसकी संरचना होती है, हिंदी में स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? संरचना बोलते हैं। तो संरचना के आधार पर जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे ज़्यादा आधारभूत यूनिट है, वो आपकी क्या कहलाई जाती है? सेल कहते हैं उसे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा डेफिनेशन में आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, बेसिक जो पॉइंट्स है वो आपको पता चल गए हैं। नाउ जो सेल है यार, ये जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इतनी बढ़िया सेल तो स्टार्टिंग में ना ये हमें एनिमल सेल वगैरह मिली नहीं थी। जो स्टार्टिंग में आपकी सेल की फाउंडेशन की गई, या फिर सेल को जब डिस्कवर किया गया स्टार्टिंग में, तो सबसे पहली बार सेल की डिस्कवरी इस तरीके से हुई थी। ये जो फिगर है ना, ये एक सेल का है जो कि सबसे पहली बार खोजी गई थी। और ये है वो माइक्रोस्कोप जिसका यूज किया गया था इस सेल को खोजने के लिए। तो सबसे पहली बार यहाँ पे डिस्कवर, अगर आपसे बात किया जाए सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है। क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, डिस्कवरी ऑफ सेल, यहाँ पे हमने ये नहीं बोला कि आपकी डेड सेल है या फिर लिविंग सेल है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना तो ये बोला गया डेड सेल की डिस्कवरी करी है या फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी करी है। तो आपका आंसर पता है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? रॉबर्ट हुक जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार यहाँ पर एक जो सेल की है वो डिस्कवरी की थी। और ये जो सेल थी बेसिकली ये ना एक कॉर्क सेल थी, ठीक है। कैसी थी? कॉर्क सेल थी, जो कि आपकी कहाँ पर मिलती है? जो बार्क ऑफ ट्री होती है। अच्छा, बार्क क्या होता है? जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, बार्क बोला जाता है पेड़ की छाल को, ठीक है। जो पेड़ की छाल होती है ना, उसे बोला जाता है बार्क। ये क्या है भाई? छाल, ठीक है। और इसमें से आपका कॉर्क सेल निकाल, ये जो कॉर्क सेल थी उस हमें जो बेसिकली उसकी छाल से मिली है, पेड़ की बार्क से मिली हुई है, उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो इसकी जो सेल्स होती हैं बेसिकली वो डेड सेल्स रहती हैं। और इवन उसके बाद भी अगर आप इस फिगर को देखोगे तो बस ये बाहर बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो है इन्होंने इसके अंदर का हिस्सा नहीं देख पाया, क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप था ये थोड़ा स्टार्टिंग के टाइम पे अब इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी इसकी वो 1665 में की थी, ठीक है।
तो इस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने ज़्यादा आपके फंक्शनल थे नहीं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और ये इसकी इवन ये जो आपका माइक्रोस्कोप बनाया गया, ये बनाया खुद भी इन्होंने ही था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है? तो इसकी जो इन्होंने डिस्कवरी करी उस माइक्रोस्कोप को भी रॉबर्ट हुक ने बनाया हुआ था, ये चीज़ है, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रखना। एक बॉटल, अब बेसिकली ये कॉर्क कहाँ से आया? तो कॉर्क ना पहले जो बॉटल्स होती थी ना, जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो बॉटल पे कॉर्क लगा देते हैं, आपकी ग्लास की कॉर्क लगा देते हैं आजकल, तो पहले क्या होता था ना, कॉर्क वो ऐसी हुआ करती थी, किसकी? वुड की, यानी लकड़ी की जो आपका छाल हुआ करती थी, बार्क हुआ करती थी, उसकी वो कॉर्क होती थी। तो अब कॉर्क लेके आए तो उसमें जो सेल थी वो मर गई, वो डेड हो गई। तो बस अगर आप, तो इसी वजह से जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा, वो कैसी सेल थी? वो डेड सेल थी, ठीक है? अब डेड सेल को तो देखा, लेकिन इनका जो आपको पता है माइक्रोस्कोप जो इनका था वो इतना अच्छा क्वालिटी का था नहीं। तो ये बस बाहर-बाहर के हिस्से को देख पाए, थोड़ा-सा अंदर नहीं देख पाए कि सेल वॉल, ये जो इन्होंने देखा ना, ये इसकी सेल वॉल थी, ठीक है? क्या थी ये? आपकी सेल वॉल थी। काफ़ी थिक सेल वॉल होती है, आपको अगर पता हो प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है, काफ़ी थिक होती है। अभी हम इसके ऊपर आएँगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सारी चीज़ों पे आएँगे, ठीक है? डोंट वरी। तो यहाँ पर बेसिकली ये इसके अंदर नहीं देख पाए कि क्या-क्या प्रेज़ेंट होता है, क्या प्रेज़ेंट नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोप इतना अच्छा था नहीं। तो इन्होंने बेसिकली क्या देखा? सेल की सेल वॉल तक को इन्होंने देखा, इसके आगे की चीज़ों को ये नहीं देख पाए थे, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम डिस्कवरीज़ की एक-एक करके बात करते जाएँगे और सब कुछ आपको क्लियर भी होता जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी, तो किसे बोलोगे? रॉबर्ट हुक को बोलेंगे, ठीक है? और इन्होंने जो भी ये सब ऑब्जर्व किया, इन्होंने इस बुक में जो है इसके इन सब चीज़ों के बारे में लिखा, उस बुक का नाम क्या था? ठीक है? ये भी याद रखना है, इसका नाम पूछा जाता है। तो इसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है? क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया जो है इस बुक का नाम था, जिसमें इन्होंने अपनी सारी की सारी बातों को लिखा और इन्होंने बताया कि जो एक सेल वॉल है वो प्रेज़ेंट होती है, बेसिकली जो है आपका एक सेल प्रेज़ेंट होती है पोरस स्ट्रक्चर की। इन्होंने जो भी अपनी फाइंडिंग्स की थी ना यहाँ पे, वो सभी इस बुक में लिख दी, ठीक है? तो ये बात समझ में आती है क्या? चलिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, फिर ऐसे-ऐसे टाइम आता गया, आता गया, आता गया, ठीक है? अब हुआ क्या यहाँ पे, आप ये देख रहे हो, ये वाला जो आपका ये फिर आपका आगे चल के ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया गया, ठीक है? ये माइक्रोस्कोप किसका था? ये था भाई एंटोन वॉन लीeuwenhoek का, ठीक है? किसका था ये भाई? एंटोन वॉन लीeuwenhoek का। अब ये जो है इन्होंने यहाँ पर फिर से भाई सेल को देखा। अब इन्होंने जो सेल को देखा ना, थोड़ा-सा यहाँ पे आते हैं, देखो। अब इन्होंने जब सेल को देखा, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, तो इन्होंने देखा लिविंग सेल को, ठीक है? इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया? लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। कैसे किया? अब देखो, जो आपके रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो ऑब्जर्व कर लिया किसमें? आपका कॉर्क में ऑब्जर्व कर लिया। तो इन्होंने लिविंग सेल को किसमें ऑब्जर्व किया? इन्होंने लिया था यहाँ पे तालाब का पानी, ठीक है? क्या लिया था भाई? पॉन्ड वाटर इन्होंने उठाया, यानी कि तालाब में जो पानी होता है और उसमें कुछ लिविंग सेल्स प्रेजेंट थी, कुछ बैक्टीरियाज की, उनको इन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया और पहली बार जो लिविंग सेल थी उनको यहाँ पर डिस्कवर किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है कि लिविंग सेल को यहाँ पर डिस्कवर किसने किया, तो याद रखना एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया था। और ये कौन से ईयर में किया? तो ये किया था इन्होंने 1674 में, ठीक है? देख रहे हो कितने टाइम पहले पहले आपकी डिस्कवरीज हुई थी। 1665 में उन्होंने देखा, 74 में इन्होंने देखा, ठीक है? तो ये दो चीजें होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऑब्जर्वेशन वगैरह करते रहे और फिर यहाँ पे आगे चल के ये ईयर था आपका 74, और 4 साल बाद क्या होता है 1678 में, यही यहाँ पर डिस्कवर करते हैं स्पर्म को, ठीक है? किसको डिस्कवर करते हैं? स्पर्म को डिस्कवर करते हैं। और फिर इन्होंने यहाँ पे कई सारी जो स्पर्म सेल्स थी, क्या थी भाई? कई सारी स्पर्म सेल्स थी, इनको यहाँ पर डिस्कवर किया इन्होंने। कई सारे लोगों की जो आपकी स्पर्म सेल्स थी उनको ऑब्जर्व किया। ह्यूमंस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, और इवन कुछ एनिमल्स हो गए, लाइक आपके डॉग्स हो गए, रैबिट हो गए, ठीक है? इनकी यहाँ पर इन्होंने स्पर्म सेल्स को ऑब्जर्व किया। ये रैबिट की जगह रेडिट हो गया, देखो रैबिट, ठीक है? ये हो गया रैबिट। तो यहाँ पर कई सारी चीजों को इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए स्पर्म सेल्स को सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया, तो 1678 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने ही किया था, ठीक है? याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चंस आपके अलग पूछे जाते हैं थोड़े से, तो इन क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। क्लियर है? और आजकल वैसे भी जो आपके एक पुराने ढर्रे पे क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए हैं आने, ठीक है? और ये जो लीeuwenhoek थे, इन्होंने अपनी जो सारी की सारी डिस्कवरीज थी, यानी कि जब इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया, तो इनकी एक बुक थी सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ठीक है? क्या बुक थी? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इस बुक में बताया, और बेसिकली ये जो लीeuwenhoek थे वो शायद जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है? तो इनकी एक्चुअली बुक का जो रियल नाम था, वो रियल नाम था अरकाना नेचुराई, ठीक है? क्या था? अरकाना नेचुराई,
क्लियर है। तो ये इस बुक का नाम था और इंग्लिश में इसका मतलब होता है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने इसमें बताई, तो ये था इनकी बुक का नाम, याद रख लीजिएगा ये भी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो अपने रॉबर्ट हुक थे ना, वो यहाँ पे सेल वॉल के अंदर नहीं देख पाए, यानी कि ये जो वॉल्स थी ना, ये बस बाहर बाहर का स्ट्रक्चर देख पाए। तो अब हुआ क्या कि इनके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं या फिर एक आपके केमिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। अब ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे ना, इन्होंने अगेन एक यहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज किया और इन्होंने यहाँ पर क्या देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पर इसकी जो वॉल्स थी ना उनके अंदर देखा और यहाँ पे इन्हें क्या मिला, न्यूक्लियस मिला। ठीक है, क्या मिला इन्हें, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये कौन सी सेल्स में मिला, तो ये भाई प्लांट सेल्स में मिला। ठीक है, याद रखना कि प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस किसने फाउंड किया या फिर न्यूक्लियस सबसे पहले किसने यहाँ पर डिस्कवर किया, तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर है। फिर इसी तरीके से आपकी चीजें आगे बढ़ती हैं और यहाँ पे आपको पता होगा कि देखो नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये नोट डाउन कर लो, साइंटिस्ट की बात चली रही है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है ना, यहाँ पर आगे चल के क्या हुआ कि आपका प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग फ्लूइड होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिविंग फ्लूइड बोलते हैं। सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसको यहाँ पर डिस्कवर किया किसने, पुरकिंजे ने। ठीक है, किसने डिस्कवर किया, पुरकिंजे ने इसको डिस्कवर किया। और फिर आगे चल के यहाँ पे 1866 में क्या होता है ना, देखो 1866 में, 1866 यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, हकल। ठीक है, क्या नाम था, हकल नाम था। और ये जो हकल हैं, इन्होंने क्या कहा कि अपना जो न्यूक्लियस है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका, आप देखते होंगे कि पापा के कुछ कैरेक्टर बेटे में आ जाते हैं या फिर मम्मी के कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं, तो ये जो है आपके, इन्हें हेरिडेटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुवांशिक। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, हेरिडेटरी को अनुवांशिक बोलते हैं। क्लियर है। तो हगल ने क्या बताया कि ये जो न्यूक्लियस है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है कि आपका ये जो हेरिडेटरी कैरेक्टर जो है आपके पेरेंट्स से उसके डॉटर सेल में जा रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है भाई। खैर इस फिनोमेना को किसने बताया, हैकल ने बताया ईयर 1866 में। ठीक है, नोट डाउन करना, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर क्या हुआ आपका, आगे चल के क्या हुआ, सेल के बारे में डिस्कवरी हो गई, सब कुछ हो गया। तो एक चीज यहाँ पर अब आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन आता है आपका सेल थ्योरी का। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे सबने बता दिया कि सेल के ऊपर ये डिस्कवरी कर दी कि सेल है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। फिर लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन आता है ना सेल थ्योरी का, कि सेल थ्योरी है क्या, कैसे क्या बनती है, तो इसके बारे में ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर आपसे बात करी जाए सेल थ्योरी किसने दी, तो ये यहाँ पर सेल थ्योरी दी थी 1838 में। दो यहाँ पर आपके साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मथियास, क्या नाम था भाई, एक का मथियास शॉन। ठीक है, सॉरी शील्डन था ये, मथियास श्लाइडन। ठीक है, और दूसरे वाले का नाम था थियोडोर श्वान। ठीक है, क्या नाम था दूसरे वाले का, थियोडोर श्वान। तो इनको बेसिकली शील्डन एंड शॉन बोलते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी है, तो शील्डन एंड शॉन ने दी है। खैर ये दो अलग अलग नाम है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी इन दोनों ने जो सेल थ्योरी दी थी ना, वो 1838 के आसपास तो इन्होंने अपना रिसर्च पेपर बनाया और फिर ये रिसर्च पेपर पब्लिश होता है 1839 में। और ये जो इनके पेपर का नाम था वो थोड़ा सा यार याद रख लो। इस पेपर का नाम था माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस, माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस किसके ऊपर है भाई, ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ, ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ, सिमिलैरिटीज ऑफ किसके ऊपर है भाई, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये इनके बेसिकली उस पेपर का नाम था जिसमें इन्होंने अपनी पहली बार सेल थ्योरी को डाला। ठीक है, तो याद रखना क्या लिख रहा था यहाँ पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, किसने दी सेल थ्योरी, आपकी शील्डन एंड शॉन ने दी। लेकिन चीज जो है आपकी यहाँ पर ही बातें खत्म नहीं होती हैं। यहाँ पे शील्डन एंड शॉन ने अपना यहाँ पे सेल थ्योरी तो दे दिया, लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे आगे चल करके ईयर आ जाता है 18, कौन सा ईयर आ जाता है भाई, 1855 ईयर आ जाता है। 1855 में एक और साइंटिस्ट बाहर निकल के आते हैं और इनका नाम था रूडोल्फ वर्चो। ठीक है, क्या नाम था, रूडोल्फ वर्चो, या फिर इनको वर्चो भी बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन है खैर ये हो गया आर।
तो रुडोल्फ वर्शो जो है इन्होंने क्या कहा कि ये जो सेल थ्योरी है इसमें एक पॉइंट और ऐड करो कि ये जो सेल है ये नई सेल बनती कैसे है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि न्यू सेल कैसे बनती है। इन्होंने फिर खैर क्या बोला कि जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स पहले से प्रेजेंट हैं, यानी कि जो आपकी पेरेंट सेल होती है ना, वही आपकी क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं और नई सेल्स बनने लग जाती हैं। और फिर जो पुरानी सेल हैं वो टाइम के साथ क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये चीज इन्होंने यहाँ पर बताई। अरे बोलो हाँ, बात समझ में आती है क्या इतनी सी? क्लियर हुआ? तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो अब रुडोल्फ वर्शो जो थे इन्होंने सेल थ्योरी में ये वाला पॉइंट भी ऐड डाउन कर दिया कि सेल्स जो है किस तरीके से डिवाइड करती हैं और इनसे जो न्यू वंस हैं वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही डिवाइड होकर के बन रहे होते हैं, ये चीज बता दी। और फिर उन्होंने आगे चल के क्या किया, जो सेल थ्योरी यानी कि जो हाइपोथेसिस या फिर जो सेल थ्योरी यहाँ पे आपके शील्डन एंड शॉन ने दिया था उसको ही यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया। तो याद रखना सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, रुडोल्फ वर्शो ने किया था। ठीक है, तो फाइनल जो आपका फाइनल सेल थ्योरी निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखना ध्यान से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर, ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो तीनों पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करो और फिर इसका एक एक्सेप्शन भी है वो भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलो, ये क्या बोल रहा था, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। तो सेल थ्योरी का मतलब क्या है, सेल के बारे में जितनी भी बातें पता चली हैं ना वो हमें यहीं से पता चली हैं। जैसे कि सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ किसकी है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, फंक्शन, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, यानी कि फंक्शनल लेवल पे और स्ट्रक्चरल लेवल पे। स्ट्रक्चरल क्या होता है, संरचनात्मक होता है, और आपका फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक। ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पे, क्या होता है ये आपका कार्यात्मक होता है। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल लेवल पर भी, फंक्शनल लेवल पर भी एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी। ठीक है, ये तीन चीजें यहाँ पर बताई। तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो सेल की जो बेसिक यूनिट बनती है वो यहीं से बनती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट वही जो यहाँ पे अपने वर्षों ने दिया था कि जो सभी नई सेल्स होती हैं, यानी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, यानी कि जो नई सेल्स निकलती हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से निकल रही होती हैं। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से ही बन रही होती हैं। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के अंदर, और ये तीनों अलग अलग घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसा भी पूछ ले क्वेश्चन, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। या फिर ऐसा पूछ लेता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी, 3 पॉइंट ये दे देगा, चौथा पॉइंट कोई भी बना के दे देगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पर याद रखना, ये जो पूरी की पूरी सेल थ्योरी है, जो सेल थ्योरी है वो सभी पर एप्लीकेबल होती है लेकिन एक पर एप्लीकेबल नहीं होती, जिसे क्या बोलते हैं, वायरस। तो याद रखना वायरस जो है वो सेल थ्योरी को यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। जो वायरस है वो आपका क्या है, वायरस जो है एक्सेप्शन हो गया किसका, सेल थ्योरी का। तो याद रखना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, आपको ऑप्शन में दे दे बैक्टीरिया दे दे, वायरस दे दे, फंजाई दे दे, ठीक है, तो क्या टिक करके आओगे, वायरस टिक करके आना है। याद रख लो, माइंड में बैठा लो, अभी के अभी। आई बात समझ में? चलो, अब आ रहे हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। तो सेल के बारे में हमने बात कर ली, आपको पता चला कि यार यहाँ पे जो सेल थ्योरी में पहला पॉइंट बताया गया कि जो सेल होती है वो आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से भी बनते हैं और एक से ज्यादा सेल से ही बन रहे होते हैं। तो इसी के बेसिस पर आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गया सेल का यूनिसेलुलर और फिर आपका मल्टी सेलुलर में। ठीक है, कुछ होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कुछ होते हैं आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है बात? अच्छा, मैं भी आपको वो जो एडजेक्टिव्स है ना सेल के वो भी करा दूंगा, डोंट वरी। तो बेसिकली यूनिसेलुलर होने का या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने का यहाँ पर मतलब क्या है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशीय। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक कोशीय बोला जाता है हिंदी में, एक कोशीय। और आपका मल्टी सेलुलर को बोलते हैं अनेक कोशीय। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आपका कोई एक सेल है, ठीक है, वो अपने आप में क्या बन जाए, एक ऑर्गेनिज्म बन जाए। इसके मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये सभी आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए। जैसे कि आपके बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये यूनिसेलुलर होते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस यूनिसेलुलर का ही पूछे
पूछा जाता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर तो सबको पता है, ठीक है। तो देखो यूनिसेलुलर में क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया। एक आपका क्या होता है, एर्की बैक्टीरिया होता है, एर्की बैक्टीरिया, और दूसरे टाइप का होता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। पहला ये हो गया। दूसरे नंबर पे देखो आपके जो बैक्टीरिया हो गया, फिर आपके प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा है, ठीक है। अमीबा क्या होता है, प्रोटोजोआ है, तो अमीबा भी आपका यूनिसेलुलर होता है। फिर आपका ईस्ट हो गया, ठीक है। जो आपका ईस्ट होता है वो भी आपका यूनिसेलुलर होता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से, सारे के सारे जो पॉइंट बता रहा हूँ। ईस्ट हो गया, इसके अलावा आपका यूनिसेलुलर में पैरामीशियम आ जाता है, ठीक है। पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है आपका, ये भी यूनिसेलुलर होता है, यानी कि इसमें भी एक ही सेल प्रेजेंट होती है। पैरामीशियम हो गया, और आपका एक होता है क्लामाइडोमानोस, ठीक है। क्लामाई क्लामाइडोमानोस करके होता है आपका एक। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमें ये भी थोड़ा सा याद करना होगा। बाकी फिर ये जो है आपके, यही क्वेश्चंस आपके आते हैं, घुमा फिरा के आते रहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और मल्टी सेलुलर में ये याद रखना, जो फंजाई होती है ना, फंजाई आपकी मल्टी सेलुलर होती है, यूनिसेलुलर नहीं होती है, ठीक है। आपकी फंजाई हो गई, या फिर आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लियर है बात। चलिए, मल्टी सेलुलर का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक से ज्यादा सेल मिलकर के बना होगा। अब जैसे कि यहाँ, और हाँ, एक चीज और, यूनिसेलुलर में क्या होता है ना, कि एक ही सेल है तो सारे के सारे जो काम है ना, यानी कि जो सेल लेबर है, यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल लेबर, यानी कि जो काम करने का है आपका, वो सारा का सारा क्या करेगा, एक ही सेल करेगा। तो बेसिकली क्या होता है ना, यूनिसेलुलर की जो लाइफ होती है वो काफी कम होती है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें जो काम होता है, यानी कि जो सेल लेबर होता है ना, वो अलग अलग सेल करती हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, कि इसमें स्पर्म सेल आपका अलग होगा, ओवम सेल आपका अलग होगा, इसके अलावा आपका बोन सेल अलग होगा, मसल सेल अलग होगा। तो इसमें हर फंक्शन के लिए हर टाइप की सेल्स अपनी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है, किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, राइट। यानी कि फंक्शनल लेवल पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है, हर फंक्शन के लिए एक ना एक अलग सेल यहाँ पे आपकी मिलेगी आपको। और स्मूथ मसल सेल अलग होती हैं, ठीक है, यानी कि हर चीज़ की यहाँ पे आपकी अलग सेल्स होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पर आप याद रखना, कि जो भी हमारी सेल्स होती हैं, दो टाइप की, अगर हम मेजरली बात करें ना अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करते हैं मेजरली, तो दो टाइप की सेल होती हैं, जिसमें से एक तो होती हैं जर्म सेल्स, ठीक है। क्या होती हैं, एक को हम कह देते हैं जर्म सेल्स, और दूसरी को हम बोल देते हैं सोमैटिक सेल। क्या बोल देते हैं, सोमैटिक सेल्स बोल देते हैं। तो जो सेल्स, यानी कि आपकी जर्म सेल्स में से कुछ सेल्स तो होती हैं जो कि आपकी पार्टिसिपेट करती हैं किसमें, आपका रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें कौन सी सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो याद रखना, कौन सी करती हैं, जर्म सेल्स करती हैं, अगर आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए। और जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, वो आपके जो अदर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अदर फंक्शंस जो होते हैं वो आपके किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, किसके द्वारा, सोमैटिक सेल के द्वारा। यहाँ पे अदर फंक्शन लिखा हुआ है, किसी को राइटिंग समझ में नहीं आई ना, उल्टा लटका दूंगा, मैं मुंह से बोलता भी जा रहा हूँ, ठीक है। आवाज को सुनो मेरी। देखो यहाँ पे अदर फंक्शन हो गया, और जर्म सेल्स याद रखना रिप्रोडक्शन के लिए। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, कि रिप्रोडक्शन के लिए कौन से टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे यूज होती हैं, या फिर आपका एक्शन परफॉर्म करती हैं, तो ये होती हैं जर्म सेल्स, ठीक है, याद रखोगे ना। क्लियर हो गया। चलो, ये तो आपका खैर हो गया यार, कि जो हमारा बेसिक टाइप है, या फिर जो बेसिक सेल का डिवीजन हो गया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर लेवल पे। चलो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ आपके एडजेक्टिव्स की, ठीक है। क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ से दुनिया जहान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लिख लो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा बड़ी जो सेल है, यानी कि लार्जेस्ट सेल, ठीक है, क्या बोल देंगे यहाँ पर हम, लार्जेस्ट सेल जो है वो किसकी होती है, तो आई होप ये तो सबको पता होगा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच की होती है। किसकी होती है, ये क्या हो गया भाई, वेट अ सेकेंड, इसको हम कलर भी एक बार चेंज कर लेते हैं, लाल कलम को उठाते हैं, देखो। ओहो, देखो, अरे यार, ये हो गया, देखो, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। कौन सा होता है भाई, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, और ये पूरी की पूरी एक सेल होती है इसकी, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक। और इसका जो अराउंड वेट होता है ना, जो नॉर्मल वेट होता है,
वो 1.5 किलो का होता है, यानी कि 1.5 केजी के आसपास होता है, ठीक है। तो ये बेसिक बात हो गई। अच्छा, लार्जेस्ट सेल हमने देख ली, तो अगर आपसे अब पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट सेल यानी कि पूरी दुनिया में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो देखो ये हो जाती है पीपीएलओ की, ठीक है। क्या हो जाता है? पीपीएलओ। और बेसिकली आपका माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। क्लियर है? पीपीएलओ। अच्छा, पीपीएलओ का फुल फॉर्म तो सबको पता है ना, ये होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो क्या होता है प्लूरो, और फिर पी से हो जाता है निमोनिया, पता है ना, पी निमोनिया में पी साइलेंट होता है, प्लूरोनोमेनिया। और एल से हो जाता है आपका लाइक, और ओ से हो जाता है ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो याद रखना पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा जो है ये आपकी स्मॉलेस्ट सेल है, और ये काइंड ऑफ क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया होता है, और इसका साइज अराउंड 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 10 माइक्रोमीटर का साइज है, और ये सबसे छोटी आपकी जो है सेल प्रेजेंट होती है पूरे वर्ल्ड में। नाउ अब हम थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं। जब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर गए तो यहाँ पर तीन चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ पर देखो, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमने और सभी ऑर्गेनिज्म को साइड किया, ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो तीन चीज़ें निकल के आती हैं। फटाफट से देखो, एक आता है लार्जेस्ट लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, फिर एक आता है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, और फिर एक आपका आता है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कभी भी कंफ्यूज मत होना। लॉन्गेस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा लंबी सेल, ठीक है। और जो लार्जेस्ट सेल होती है इसका मतलब होता है ये जो इसका एरिया है, ठीक है, जो इसका एरिया है वो सबसे ज़्यादा होता है। स्मॉलेस्ट का एरिया जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी देखो, यहाँ पे लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका जो ओवम सेल होती है, ठीक है। कौन सी होती है? ओवम सेल, यानी कि जो एग सेल, एग्स बनते हैं जहाँ से बेसिकली। और स्मॉलेस्ट सेल होती है आपकी स्पर्म सेल, ठीक है। कौन सी होती है? स्पर्म सेल होती है सबसे छोटी सेल। देन अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं, यानी कि सबसे लंबी सेल जो है, ये हो जाती है आपकी न्यूरॉन, ठीक है। क्या हो जाती है? न्यूरॉन सेल हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, आपको मैं एक दो चीज़ें और बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ से भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि मैंने आपको बताया, और फिर आपने सेल थ्योरी में भी पढ़ा कि सेल जो होती हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती हैं, वही डिवाइड हो गए क्या बन रही होती है? न्यू सेल्स बनती हैं। तो अब इस यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ सेल डिवीजन की, ठीक है, क्या मैंने बात करी? सेल डिवीजन की। तो याद रखना ऐसी कौन सी सेल है जहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता, ठीक है। नॉट लिख रहा हूँ, यानी कि नहीं होता। तो ये होती है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स जो होती है ना, वहां पर सेल डिवीजन नहीं होता। और आपकी जो सबसे ज्यादा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फास्टेस्ट सेल डिवीजन कहाँ पर होता है, सबसे तेज जो सेल का विभाजन है, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? सबसे तेज कोशिका विभाजन, ठीक है। लिख लेना यार इसको, कोशिका विभाजन जो है वो आपका कहाँ पर होता है? तो ये होता है लीवर में, ठीक है। कहाँ पर होता है? लीवर में। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपका लीवर जो है वो 40% खराब भी हो जाए तो वो अपने आप पूरा का पूरा ठीक होने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो सेल डिवीजन है ना वो बहुत फास्ट होता है। इसलिए अपने आप को जो रीजनरेट करता रहता है, लीवर क्या करता है? अपने आप को रीजनरेट करता है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा हो कभी कभी सिर में जब चोट लग जाती है ना, तो क्या बोलते हैं? अरे सर, सिर में चोट लग गई, अब तो ये कहीं, अब ये ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो न्यूरॉन है ना, अगर ये हर्ट हो गया तो ये दोबारा से अपने आप को नहीं बनाएगा यार। वो अगर हर्ट हो गया तो हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या? उसमें सेल डिवीजन नहीं होता। और अगर हम पूछें कि भाई सेल डिवीजन किस में होता है सबसे तेज, तो लीवर में होता है। क्लियर है? तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलो, अब हमने यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की भी बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे ब्लड की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड की बात कर रहे हैं। अब ब्लड में अगर आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि ब्लड में लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन सी है, और आपकी ब्लड में जो है स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। तो ब्लड में अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ये हो जाती है आपकी डब्ल्यूबीसी, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करती है? आपको लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है, एबिलिटी टू फाइट प्रोवाइड करती है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। अच्छा, इसका कोई और नाम भी है क्या? ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। तो याद रखना, ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी जो है ये लार्जेस्ट सेल होती है ब्लड की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट सेल आपकी हो जाती है अपनी, ये क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है। बोलते हैं ना प्लेटलेट्स की कमी होगी, तो बेचारी जो प्लेटलेट्स होती है ना, ये सबसे छोटी होती हैं ब्लड में। एंड जो प्लेटलेट हैं, इसको हम किस नाम से और जानते हैं? तो इनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं?
थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो फिर ल्यूकोसाइट है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो कि आपको और याद रखनी है, क्लियर है। तो ब्लड के अंदर हमने बात कर ली, ह्यूमन बॉडी के अंदर बात कर ली, पूरे वर्ल्ड में बात कर ली, तो ये सभी कहानी हो गई आपके सेल के एडजेक्टिव्स की। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका कभी नहीं पूछा जाएगा, और ये चीज़ें एक्चुअली में खैर आपकी एनसीईआरटीज़ में भी दे रखी है, इनके बारे में कुछ-कुछ रेफरेंस दे रखा है, तो आपको ये सब पढ़ना भी ज़रूरी है। नाउ अच्छा, आपने सेल देखा, तो सेल को अच्छा ये बताओ जरा, सेल को क्या बोला जाता है? सेल को ना साइटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो। तो सेल की जो स्टडी है इसको हम क्या बोल देते हैं? साइटोलॉजी बोल देते हैं। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइटोलॉजी से। और एक्चुअली जो सेल की स्टडी है ना, इसको हम सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, लेकिन कोई ये एग्जाम में आपको नहीं लिख के देगा। सेल बायोलॉजी सबको पता है भाई, सेल को पढ़ने की स्टडी को सेल बायोलॉजी बोल दो, लेकिन साइटोलॉजी वर्ड इज द मोस्ट कॉमन आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट? तो ये चीज़ आप थोड़ी-सी याद रखिएगा, और लिख लो भई इसको सारे लोग। एंड आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। साल के बारे में आपको जितनी चीज़ें समझनी थी, मैंने आपको इनके इंट्रोडक्शन फॉर्मेट की जो चीज़ें होती हैं ना, जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपने समझ ली हैं। नाउ हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। देन हम सेल के अंदर घुस के चलेंगे भई, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, साइटोसोल हो गया, सेल ऑर्गेनेलीज़ हो गई। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एनसीईआरटी, और वो भी क्लास 9th की एनसीईआरटी में है ना? समझ रहे हो? तो फिर ये सब चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी एनी हाउ, ठीक है? अब जैसे देखो, हाँ, ये है आपका ह्यूमन सेल, तो यहाँ पे आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। एसईआर क्या है, ईआरआर क्या है, एक्टिन क्या है। देन ये है ह्यूमन सेल, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें इसमें करनी है, ठीक है? तो खैर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कई सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बात याद रखना कि मैंने जो ये थ्योरी करवाई है ना, यहाँ से यार क्वेश्चन बनाने के फॉर्म में बैठोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएँगे इस पर्टिकुलर सेशन से ही, और वो क्वेश्चन डिस्कस करने में आपका टाइम 2 घंटे का आराम से चला जाएगा, ठीक है? 2 आवर्स तक। तो कभी जहाँ पर क्वेश्चन आपके फेवरेबल होते हैं, वहाँ पे हमें क्वेश्चन करने चाहिए, जहाँ पे थ्योरी फेवरेबल होती है, वहाँ पे थ्योरी करनी चाहिए, ठीक है? तो खैर थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड अच्छे से आप मेहनत करते रहो, ठीक है ना? मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या नहीं है भई? मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है? मिला क्या किसी को अभी तक? नहीं मिला। तो खैर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच।